एनएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्वसन क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की व्यवस्था। हम इसी क्लास में इस पूरे क्रिया विधि को 3 भागों में पढ़ेंगे, एक एक करके। हम लोग पहले भाग में पढ़ेंगे डायाफ्राम का महत्व, कैसे डायाफ्राम हमारे फेफड़े को O2 और CO2 लेने और छोड़ने में मदद करता है। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे यह फेफड़े का वायु कुपिका अपने चारों ओर की रक्त वाहिनियों में कैसे O2 और CO2 का विनिमय करता है, एक्सचेंज करता है। और तीसरे भाग में पढ़ेंगे कि जब O2 हमारे ब्लड की वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है तो वह कैसे हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां पर कोशिका ऊर्जा उत्पादन के बाद जो CO2 मुक्त होता है, कैसे फिर वापस ब्लड परिवहन के द्वारा वो फेफड़े से बाहर निकल जाता है। श्वसन क्रिया के 2 भाग हैं। पहला भाग है इसका प्रश्वास। क्या है? प्रश्वास। प्रश्वास को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या पढ़ते हैं? इंस्पायरेशन। इसमें एक साथ कई क्रियाएं होती है। इसमें एक साथ कई क्रियाएं होती है। जब हम नाक से हवा ग्रहण करते हैं, हवा भरते हैं, तो ठीक उसी समय हमारे जो रिब्स होते हैं, पसलियों की पेशियों में, पसलियों की पेशियों में, पसलियों की पेशियों में संकुचन से पसलियां ऊपर या आगे की ओर गति करती है। दूसरा, ये जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है और वह नीचे की ओर गति करती है और ये जो गुंबद जैसा हिस्सा है वो चपटा हो जाता है। डायाफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है, जिससे वह नीचे की ओर गति करती है। नीचे की ओर गति करती है तथा चपटी हो जाती है। चपटी। ये दोनों हो गया, पसली चला गया ऊपर की ओर, डायाफ्राम नीचे की ओर। इससे क्या होता है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है।
वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे वायु दाब के प्रभाव से बाहर की हवा फेफड़े में पहुंच जाती है। बाहर की वायु फेफड़े में पहुंच जाती है। बाहर की वायु फेफड़े में पहुंच जाती है। ये पूरी क्रिया प्रश्वास कहलाती है, इंस्पायरेशन कहलाती है। समझ में आ गया होगा कि श्वसन क्रिया दो भाग में बटा होता है। पहला भाग हो गया प्रश्वास, दूसरा भाग हो जाएगा दो भाग में, प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास मतलब हो गया इंस्पायरेशन और उच्छ्वास मतलब एक्सपायरेशन। श्वसन की क्रिया दो भागों में होती है। पहला भाग प्रश्वास, दूसरा भाग उच्छ्वास। जो प्रश्वास होता है उसको इंग्लिश में इंस्पायरेशन कहते हैं, जो उच्छ्वास होता है उसको इंग्लिश में एक्सपायरेशन कहते हैं। तो प्रश्वास जो है, तो प्रश्वास में एक साथ कई क्रियाएं होती हैं। जो हमारे पसलियों की पेशियां हैं उनमें संकुचन होता है। संकुचन होने से पसलियों की पेशियां ऊपर की ओर या आगे की ओर गति करती है। डायाफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है, वह नीचे की ओर गति करता है और वह चपटी हो जाती है, जिससे हमारे वक्ष गुहा में आयतन बढ़ जाता है, इसका जगह ज़्यादा हो जाता है। जगह ज़्यादा होने से अब बाहर की हवा जो है फेफड़े में प्रवेश कर जाती है और वायु कोशिकाओं में भर जाती है। क्रिया क्या कहलाती है? प्रश्वास कहलाती है। यहाँ से वायु कोशिका से जो हवा है तो विसरण के माध्यम से O2 वह रक्त वाहिनियों में चला जाता है। यह क्रिया प्रश्वास कहलाता है। उच्छ्वास, पसलियों की पेशियां ढीली होकर नीचे की ओर गति करती है, नीचे की ओर आ जाती है। नीचे की ओर आ जाती है। डायाफ्राम की पेशियां भी ढीली होकर ऊपर की ओर आ जाती है। उच्छ्वास में क्या होता है? ये उच्छ्वास को एक्सपायरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक साथ कई क्रियाएं होती है। सबसे पहले जो सांस लेने के क्रम में जो पसलियों की हड्डी ऊपर गई थी, वो पसलियों की पेशियां ढीली होकर नीचे की ओर आ जाती है और डायाफ्राम की पेशियां जो नीचे की ओर गई थी, वो डायाफ्राम की पेशियां भी वापस ढीली होकर ऊपर की ओर आ जाती है और गुंबद जैसा आकृति बनाती है। ठीक इसी प्रकार से गुंबद जैसी आकृति बनानी थी। पहले ये कहा गया था चपटा हो गया था, बाद में जब सांस छोड़ने का समय आया
तब यह डायाफ्राम फिर वापस गुंबद जैसा आकृति बना लेती है। तो पसलियों की पेशियां नीचे आ गया और डायाफ्राम ऊपर आ गया, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम जाता है और तब वायु दाब के कारण जो इसमें CO2 आया था वह CO2 वायु के साथ मिल करके नासिका छिद्र से बाहर निकल जाता है। यह पूरी क्रिया जो प्रश्वास है और उच्छ्वास है, ये दोनों क्रियाएं मिलकर कहलाती है श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। अगर प्रश्न में आएगा कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो हम लोग को जवाब देना है कि प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों क्रियाएं एक साथ मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। श्वासोच्छ्वास क्या है? प्रश्वास अर्थात इंस्पायरेशन, उच्छ्वास अर्थात एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मिल करके क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है, अर्थात ब्रीदिंग कहलाती है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कैसे, किस प्रकार जो है डायाफ्राम और पसलियाँ आपस में एक व्यवस्थित क्रिया करके एक व्यवस्था बनाकर कैसे O2 और CO2 को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में हमारी सहायता करता है। दूसरा भाग में पढ़ेंगे O2 और CO2 का विनिमय। हम लोग अब दूसरे भाग में क्या पढ़ने वाले हैं? O2 और CO2 का विनिमय। O2 और CO2 का विनिमय। देखिए, ये जो वायु कुपिका है ना, इसको हम बनाते हैं जूम वाला फिगर। क्या है? वायु कुपिका है, कुपिका। और इसके चारों ओर रक्त वाहिनियों का घना जाल होता है। रक्त वाहिनियाँ, ये कोपिका हो गया और ये रक्त वाहिनियाँ हो गया। तो वायु कोपिका में क्या भरा है? वायु भरा है। वायु के साथ इसमें क्या भरा है? O2 भरा है, नाइट्रोजन भरा है और भी कई गैसें मिली है। पूरा भरा पड़ा है। अब इसके ब्लड में क्या है? RBC। RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन, अभी हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले अध्याय में। अगले अध्याय में पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त क्या है। हम लोग रक्त के बारे में तमाम जानकारी लेंगे अगले अध्याय में। फिलहाल इसमें आप ये समझते हैं कि ब्लड में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल दिखाई पड़ता है। और हीमोग्लोबिन हमारे कोशिकीय श्वसन में मुख्य रूप से भाग लेता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो इस तरह से जो फेफड़ा हमारा श्वसन अंग है वो किसी काम का नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही इस वायु कुपिका में से O2 उसमें मिलेगा। इस क्रिया में विसरण क्रिया द्वारा
O2 निकल के जाएगा, O2 निकल के जाएगा कहाँ? हीमोग्लोबिन में। O2 इस वायु कुपिका से O2 कहाँ मिलेगा? हीमोग्लोबिन में मिलेगा, और हीमोग्लोबिन बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तब क्या बनाएगा ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? तो O2 और हीमोग्लोबिन के मिलने से क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब उधर से जो CO2 आया है, CO2 इसमें वापस चला आता है। उधर से इसमें क्या आएगा? उधर से इसमें CO2 आ जाएगा। तो ये क्रिया, वायु कुपिका वाली क्रिया यहाँ हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है क्या कि जो वायु कुपिका में O2 भरा है, हवा भरा है, वह O2 विसरण की सहायता से कहाँ जाता है? वह विसरण की सहायता से जाता है किसमें? ब्लड की वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में। और जो हीमोग्लोबिन के साथ CO2 आया है वह वापस कहाँ चला आता है? वायु कुपिका में। यह क्रिया विसरण कारण होती है। वह इसलिए होती है कि वायु कुपिका में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है और ब्लड के नस में ऑक्सीजन नहीं के बराबर होता है। तो इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है और उधर ऑक्सीजन नहीं है, तब विसरण क्रिया होती है और यहाँ से O2 उसमें चली जाती है। क्योंकि जो भी पदार्थ है ना, उसके कण लगातार गतिशील होते हैं। इस लगातार गतिशील होने के कारण जो इसके O2 के कण है वो ब्लड के रक्त वाहिनियों में चला जाता है, और रक्त वाहिनियों के अंदर जो CO2 है और उसके कण भी कहाँ चले आते हैं? वायु कुपिका में चला आता है। हम पूछेंगे, बताइए कि O2 कैसे ये इस रक्त वाहिनियों में चला जाता है? आपको जवाब देना है कि जब वायु कुपिका में हवा पहुंचता है तो उस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। उस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन नहीं के बराबर होता है। इसलिए जो इसके कण है, जो ऑक्सीजन के कण है, उसमें विसरण की क्रिया से उस रक्त वाहिनियों में चले जाते हैं। और उधर क्या होता है? उधर जो रक्त वाहिनियों में CO2 होता है, जो CO2 होता है वह ठीक उसी प्रकार से विसरण के द्वारा ही वायु कुपिका में चला आता है। तो इस प्रकार O2 और CO2 का आदान प्रदान हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन पहुंचता है तो वो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो किस रूप में आता है? तो CO2 ले करके आता है। CO2 जो हीमोग्लोबिन है उस CO2 ले करके आता है। कहाँ से? प्रत्येक कोशिका से लेकर आता है CO2 को। तो CO2 से जब वो आता है तो उस समय ये मिल करके बना होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये आता है और वो CO2 दे देता है यहाँ, और फिर O2 लेके जाता है तो बनाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कि विसरण क्रिया कैसे होती है? किसके बीच में? रक्त वाहिनियों और कुपिका के बीच में O2 और CO2 का आदान प्रदान कैसे होता है? हम O2 और CO2 के विसरण की क्रिया जो वायु कुपिका और रक्त वाहिनियों के बीच होती है उसे एक एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन जब हम सांस के रूप में अपने फेफड़ा में भरते हैं तो वह ऑक्सीजन फेफड़ा के वायु कुपिकाओं तक पहुंचती है। वायु कुपिकाओं के चारों ओर रक्त केशिकाओं का एक घना जाल होता है जिसमें ब्लड के साथ RBC CO2 को लेकर आते हैं। वायु कुपिका का ऑक्सीजन विसरण के माध्यम से उस रक्त वाहिनियों के
ब्लड के हीमोग्लोबिन में मिल जाते हैं और आया हुआ CO2 वापस विसरण के माध्यम से ही वायु कुपिका में चले आते हैं। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। हमारे शरीर में ब्लड का एक साइकिल होता है, मतलब ब्लड चक्कर लगाते रहते हैं। बंद परिवहन तंत्र होता है। हमारे शरीर में ब्लड का बंद परिवहन तंत्र होता है, जिसमें हर जगह नस का पूरा घना जाल होता है और प्रत्येक कोशिकाओं तक नस जो है जुड़ा होता है। रुधिर परिवहन। ये फेफड़ा हुआ। फेफड़ा से O2, फेफड़ा में O2 जो है प्रवेश करता है। O2 जब फेफड़ा में प्रवेश करता है तो यह O2 कौन ग्रहण करता है? तो रुधिर का हीमोग्लोबिन इसको ग्रहण करता है। रुधिर का हीमोग्लोबिन O2 को ग्रहण करता है और इसके बाद इस O2 का परिवहन होता है। रुधिर द्वारा O2 का परिवहन होता है। क्या होता है? रुधिर द्वारा O2 का परिवहन होता है। और वह प्रत्येक कोशिका है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका है। ये क्या है? कोशिका है। हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं। अब यहाँ से O2 का अवशोषण करती है या कोशिकाओं में O2 का प्रसरण होता है, फैलाव होता है। अब फेफड़ा में O2 प्रवेश करता है और फिर वायु कुपिका से होकर ब्लड वाहिनियों का जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड वाहिनी का जो हीमोग्लोबिन होता है वह उस O2 को ग्रहण कर लेता है। O2 को जैसे ही ग्रहण करता है तो बनाता है वो क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। मतलब क्या हो गया कि फेफड़ा में O2 प्रवेश करता है, हवा वायु प्रवेश करता है और O2 को कौन ग्रहण करता है? तो रुधिर का हीमोग्लोबिन O2 को ग्रहण करता है। अब इस O2 को लेकर के ब्लड जो है सीधा चलने लगता है।
चलने लगता है, पूरे शरीर में दौड़ता है और प्रत्येक कोशिकाओं तक उसको पहुंचा देता है। इसके बाद फिर क्या होता है देखिए, अब फिर प्रत्येक कोशिका के द्वारा जब कोशिका का श्वसन होता है, जब कोशिका में श्वसन होता है तो उस कोशिका में से CO2 मुक्त होता है, उस कोशिका से CO2 मुक्त होता है, CO2 मुक्त होता है। अब ये CO2 रुधिर में प्रसरण करता है, या CO2 का रुधिर में प्रसरण होता है, रुधिर में प्रसरण होता है और इसमें फिर रुधिर द्वारा CO2 का, रुधिर द्वारा क्या होता है, CO2 का परिवहन होता है। रुधिर द्वारा CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है। और परिवहन होने के बाद फेफड़ा जो है CO2 को ग्रहण करता है, फेफड़ा CO2 को ग्रहण करता है। फेफड़े में ग्रहण करता है। अब फेफड़ा में जब जाता है तो वापस वह बाहर निकल जाता है। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा कि कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन ब्लड परिवहन के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं से जो CO2 निकलता है ऊर्जा उत्पादन के समय, वह CO2 कैसे वापस जो है फेफड़ा के द्वारा निकल जाता है। अब हम O2 और CO2 का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा कैसे होता है, इसे एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। हमारे फेफड़ा के वायु कुपिकाओं में हवा भरी होती है जिसमें O2 के कण होते हैं। O2 के कण विसरण के द्वारा रक्त वाहिनियों में चले आते हैं, जहां वे RBC के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। रक्त वाहिनियों में CO2 पहले से ही मौजूद होता है, जो विसरण के द्वारा ही वायु कुपिका में चले जाते हैं। अब इन रक्त वाहिनियों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है, वह रक्त परिसंचरण के साथ साथ हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। जब यह कोशिकाओं तक पहुंचता है तब वह ऑक्सीजन के रूप में कोशिकाओं में प्रसारित हो जाते हैं, जहां उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें CO2 भी मुक्त होता है। CO2 का शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए वे रक्त वाहिनियों के हीमोग्लोबिन में जाकर मिल जाते हैं और मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। वे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही वायु कुपिका की ओर चल पड़ते हैं और फिर वायु कुपिका से फेफड़ा से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और यह क्रिया हमारे शरीर में रक्त परिवहन के साथ साथ लगातार होती रहती है।